नमस्कार दोस्तों, आज हम जैगल प्रीपेड का एक ऑनेस्ट स्टॉक रिव्यू करेंगे, एक ऑनेस्ट फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। तो जैगल प्रीपेड जो है, इस कंपनी में मेरे असेसमेंट में सिर्फ एक चीज अच्छी है, वो इसका ग्रोथ। इसका सेल्स ग्रोथ अच्छा है, इसका प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है। ग्रोथ के अलावा इस कंपनी में और कोई दूसरी चीज नहीं है, राइट। तो पिछले एक साल का या पिछले 9 महीने का अगर आप स्टॉक प्राइस देखें तो इट पीक्ड आउट इन जैन 2025 और उसके बाद करीबन 35% से स्टॉक प्राइस करेक्ट हुआ, राइट। एंड देयर 3 to 4 इंपॉर्टेंट रीजंस व्हाई द स्टॉक प्राइस हैज करेक्टेड बाय अराउंड 35%, राइट। सबसे पहला तो ये कंपनी एक इक्विटी डाइल्यूशन स्प्री पे होती है, राइट। तो आईपीओ किया था दिसंबर 2023 में, तो ऑब्वियसली तभी तो इक्विटी डाइल्यूट हुई है। फिर दिसंबर 2024 में क्यूआईबी किया तो तब इक्विटी डाइल्यूट की। इक्विटी डाइल्यूट की ना मतलब फंड रेज किए, बार बार फंड रेज करती है ये कंपनी, राइट। एंड अभी बहुत रिसेंटली दे मेड एन अनाउंसमेंट, राइट, 60 करोड़ का एक तरह से वारंट्स इशू करेंगे एंड देयर वुड बी अगेन इक्विटी डाइल्यूशन। तो इतना पैसे की जरूरत क्या है, मतलब ऐसा क्या है कि इतना पैसा चाहिए इस कंपनी को, राइट। तो द रीजन इज द कंपनी का खुद के बिजनेस से या फिर कंपनी के अपने बिजनेस से कैश फ्लोज की प्रॉब्लम है, राइट। तो कंपनी शोज प्रॉफिट्स ऑन द पीएनएल स्टेटमेंट, बट वो प्रॉफिट्स को कैश फ्लोज में कन्वर्ट नहीं कर पाती है। तो 3500 क्लाइंट्स है, B2B कंपनी है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स बेचती है, एक्सपेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बेचती है एक तरह से बड़े क्लाइंट्स को, अपने कॉर्पोरेट्स को, स्टार्टअप्स को, एसएमईज को। प्रॉफिट्स दिखाती है अच्छे अच्छे पीएनएल पे, बट वो प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट कर नहीं पाती है, जिसकी वजह से इस कंपनी को हर वक्त कैश की जरूरत रहती है, इसलिए इक्विटी डाइल्यूट करती है। बैंक शायद डेट नहीं देते होंगे या फिर लोन नहीं देते होंगे, तो कस्टमर्स भी पैसा नहीं दे रहे हैं, या फिर रिसीवेबल्स का थोड़ा इशू है, तो स्टॉक मार्केट से एक तरह से पैसा उठाती है। दूसरा एक चीज है कि ऑब्वियसली पैसा उठा रही है, तो कंपनी एक हाई ग्रोथ कंपनी है। इसका अगर आप सेल्स ग्रोथ देखोगे तो अराउंड 52% का लास्ट ईयर का सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ 66% का, तो हाई ग्रोथ कंपनी है, वो मैं मानता हूं, राइट। एंड इफ यू लुक एट द ROE, इट्स जस्ट 9%, राइट। तो एक तरह से ये कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि बिजनेस में पैसा जो बन रहा है वो सिर्फ 9% पे बन रहा है, एंड द एक्सपेंसेस, द स्पेंड, द ग्रोथ इन द बिजनेस इज 52%। तो मान के चलिए कि मेरी सैलरी जो है वो 1 लाख रुपए है और मेरे खर्चे जो है 8 लाख के, तो 7 लाख रुपए मैं कहां से लाऊंगा, कहीं ना कहीं से तो लाना होगा ना। तो यही केस यहां पे भी हो रहा है, इसके लिए कंपनी को इक्विटी डाइल्यूट करना पड़ता है। बट इक्विटी डाइल्यूट से हमको क्या फर्क पड़ता है? इक्विटी डाइल्यूट से हमको फर्क पड़ता है क्योंकि ईपीएस ग्रोथ कंप्रेस होता है, ईपीएस ग्रोथ कॉन्ट्रैक्ट होता है। When you dilute equity, you're increasing the number of shares outstanding. EPS का फॉर्मूला क्या है? EPS का फॉर्मूला है PAT डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। तो PAT प्रॉफिट तो उतना ही रहेगा, नेट इनकम तो उतना ही रहेगा, बट नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग इंक्रीज हो जाते हैं। मतलब न्यूमरेटर उतना रहता है, डिनोमिनेटर बढ़ जाता है। तो न्यूमरेटर उतना रहेगा और डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, तो क्या होगा? वैल्यू तो कॉन्ट्रैक्ट होगा ना। तो ईपीएस जो है इट गेट्स कॉन्ट्रैक्टेड, और ईपीएस ग्रोथ जब कॉन्ट्रैक्ट होता तो ऑब्वियसली उसका प्रेशर स्टॉक प्राइस तो दिख के आएगा। ये थोड़ी तो बुल मार्केट है एक तरह से कि लोग लिक्विडिटी डालते ही रहेंगे किसी भी स्टॉक में जस्ट बिकॉज इट इज काइंड ऑफ गिविंग हाई ग्रोथ, 40%, 50%, 60% का ग्रोथ दे रही है, राइट। तो एक बुल मार्केट में ग्रोथ इन्वेस्टिंग चलती है। एक बुल मार्केट जब चले जाती है तो शायद वैल्यू इन्वेस्टिंग इज द बेस्ट काइंड ऑफ इन्वेस्टिंग। ग्रोथ इन्वेस्टिंग इतना नहीं चलती क्योंकि इतने मल्टीपल्स देने के लिए कोई तैयार नहीं होता है, राइट। तो कहने का अर्थ यह है कि ये कंपनी बहुत ज्यादा इक्विटी डाइल्यूट करती है, जिसकी वजह से ईपीएस के ऊपर प्रेशर आता है, और ईपीएस के ऊपर प्रेशर जब आता है तो स्टॉक प्राइस के ऊपर भी प्रेशर आता है। अगर ये बुल मार्केट होता तो स्टॉक प्राइस के ऊपर प्रेशर नहीं आता है, बट ये बुल मार्केट नहीं है तो स्टॉक प्राइस के ऊपर प्रेशर आएगा, राइट। तो ये एक चीज है। दूसरा एक ये हाई ग्रोथ कंपनी है, तो दैट्स व्हाई इट जस्ट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी टू डू इनऑर्गेनिक ग्रोथ एज वेल। तो इनऑर्गेनिक ग्रोथ एक अच्छी चीज मान सकते हैं क्योंकि आप नए बिजनेसेस को अक्वायर कर रहे हैं, डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपना सेगमेंट, अपने बिजनेस, अपने प्रोडक्ट्स। बट शॉर्ट टर्म में एक रीस्ट्रक्चरिंग या इंटीग्रेशन कॉस्ट रहता है, क्योंकि आप नए नए बिजनेसेस को अपने इकोसिस्टम में लेके आ रहे हैं। आप डाइजेस्ट कर सकते हो बिजनेसेस को, उन लोगों को जिनको आप लेके आ रहे हो नहीं कर सकते हो, काफी दिक्कत होती है। अगर बीएलएस इंटरनेशनल का भी अगर आप देखोगे, एक साल पहले बहुत सारा इनऑर्गेनिक ग्रोथ हुआ था, एक साल तक स्टॉक प्राइस कहीं नहीं बढ़ा, राइट। एक अच्छी चीज थी बीएलएस में, स्टॉक प्राइस गिरा नहीं क्योंकि ये ग्रोथ जो इनऑर्गेनिक ग्रोथ जो हुआ था ये डेट लेके या फिर इक्विटी डाइल्यूट करके नहीं हुआ था, खुद के कैश अक्रूवल से हुआ था। यहाँ पे जो है वो एक तरह से इक्विटी डाइल्यूट करके ग्रोथ लिया जा रहा है, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस पे एक तरह से प्रेशर आ रहा है, क्योंकि इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते। अगर आप शीला फोम का भी एग्जाम्पल देख लीजिए, कर्लॉन का इंटीग्रेशन पिछले कितने 1 साल 1.5 साल से चल रहा है, राइट। डीआईएस ने पहले पैसा लगाया कि यार स्लीपवेल और कर्लॉन एक साथ आ रहे हैं तो यार बढ़िया चीज़ है यार, बट फिर पैसा निकाल दिया कि इंटीग्रेशन हो ही नहीं रहा है, राइट। अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगले 6 महीने में इंटीग्रेशन हो, राइट। तो
इंटीग्रेशन का एक कॉस्ट रहता है, राइट, एंड द कॉस्ट इज समथिंग विच द स्टॉक प्राइस हैज टू बेयर। इसकी वजह से स्टॉक प्राइस के ऊपर बहुत प्रेशर रहता है, राइट। तीसरी या चौथी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि द पी ऑफ दिस कंपनी एट द पीक इन Jan 2025 वाज अराउंड 100। एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, कुछ ऐसा कुछ फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट नहीं बना रही, कोई एआई का चैट जीपीटी मॉडल नहीं बना रही है, राइट। इट्स अ सॉफ्टवेयर कंपनी, राइट। एक अच्छी चीज है या फिर एक नैरेटिव इस कंपनी के पक्ष में है कि टोटल एड्रेसेबल मार्केट काफ़ी बड़ा है, तो इंडिया के कॉर्पोरेट्स, दुनिया भर के कॉर्पोरेट्स, तो ये एक्सपेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जैसे मैंने बताया जो ना बही खाता होता है एक तरह से कॉर्पोरेट्स को अपने एक्सपेंसेस, अपने स्पेंड्स, अपने खर्चे किसी ना किसी एक टूल पे एक तरह से उतारने होते हैं। तो एक्सेल तो काफ़ी कंस्ट्रेंड है, एक्सेल में इतना कुछ स्कोप भी नहीं होता है, तो एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। ऑडिट्स वगैरह के लिए मदद होता है कि आप रिकॉर्ड रख सकते हो, ट्रैक कर सकते हो जो भी आपके खर्च है, आपके एक्सपेंसेस है, आपके मैनेजमेंट को अच्छे अच्छे डैशबोर्ड्स दिखा सकते हो। तो एक यूज केस तो दिख रहा है इसके प्रोडक्ट्स में विदाउट एनी डाउट। 70% ऑफ द बिजनेस कम्स फ्रॉम सेलिंग दीज सॉफ्टवेयर, करीबन 25% कम्स फ्रॉम सेलिंग प्रीपेड कार्ड्स। तो ये बेसिकली बिजनेस मॉडल है इस कंपनी का, राइट। तो कहने की बात यह है कि इसका जो पी जो था Jan 2025 में करीबन 100 का पी था। इट्स सॉफ्टवेयर कंपनी, इट हैज अ ह्यूज टोटल एड्रेसेबल मार्केट, बट वन शुड ऑल्सो टेक नोटिस ऑफ द फैक्ट कि कंपटीशन भी बहुत जबरदस्त है। दिस इज अ मार्केट लीडर इन एक्सपेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इन इंडिया विद अराउंड 15% मार्केट शेयर, बट जो सेकंड एक तरह से जो पोजीशन पे कंपटीटर है वो 14% पे, राइट। तो अगर आप अनलिस्टेड स्पेस में देखो बहुत ज्यादा कंपटीशन है। देयर आर मेनी स्टार्टअप्स व्हिच आर वर्किंग ऑन एक्सपेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, और इंटरनेशनली अगर आप देखो तो देयर आर इनफ सॉफ्टवेयर्स, इनफ कंपनीज व्हिच आर kind of working on expense management software, right? So total addressable market is very huge. One could give a narrative कि यार underpenetrated market है, but इसको क्रैक करना इतना आसान नहीं है, right? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये कोई ऐसा फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट नहीं बना रही है, इट्स अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। इट्स मोर ऑफ, आई वोंट कॉल इट आईटी कंपनी, बट इट्स अ सॉफ्टवेयर कंपनी। एंड इस कंपनी का एक चीज अच्छा है कि इस कंपनी के मैनेजमेंट ने गाइडेंस जो भी देते हैं वो दे फुलफिल दोज गाइडेंस, मतलब अचीव करते हैं। तो पिछले साल करीबन 45% का गाइडेंस दिया था, दे अचीव दैट गाइडेंस, राइट। इस साल कुछ 35 to 40% का गाइडेंस दिया, तो मैंने कैलकुलेशन किया है, ईपीएस ग्रोथ कुछ 40% दिख रहा है। ईपीएस ग्रोथ 40% बहुत अच्छा ईपीएस ग्रोथ है, बट वो मैंने इस पे अज्यूमशन किया है कि कोई इक्विटी डाइल्यूट नहीं होती। अगर इक्विटी डाइल्यूट हो जाएगी, जो कि होने वाली है, तो नंबर ऑफ शेयर्स विल इंक्रीज एंड ईपीएस ग्रोथ विल टेक अ हिट एंड द स्टॉक प्राइस विल अगेन नॉट मूव, राइट। तो कोई प्राइस करेक्शन तो नहीं दिख रहा है मुझे अगले एक साल में, बट टाइम करेक्शन विल कंटिन्यू। एक और इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस काफी प्रेशर में रहता है कि ये कंपनी जो है एक न्यू एज SaaS, न्यू एज फिनटेक कंपनी, तो इसमें काफी ज्यादा प्राइवेट इक्विटी और वीसी एक तरह से इन्वेस्टेड है। तो काफी रिसेंटली एक प्राइवेट इक्विटी प्लेयर ने अपने स्टेक्स बेचे थे। तो जब भी प्राइवेट इक्विटी इन्वॉल्व होता है किसी भी कंपनी में, देयर इज ऑलवेज दिस प्रेशर, देयर इज ऑलवेज दिस कंडीशन हो सकता है, सर्कमस्टांस होता है कि जब वो पैसा बेचते हैं, एक बल्क डील होती है, एक ब्लॉक डील होती है, तो सप्लाई ओवरहैंग बहुत रहता है स्टॉक में, राइट। So this was a brief about Zaggle Prepaid. I know that there are many retail investors, many of you who are invested in this company, और आपने एक पीक ऑफ बुल रन में ये कंपनी खरीदी थी क्योंकि आपको लगा था ये ग्रोथ कंपनी है और ये हाई ग्रोथ कंपनी है और आप अच्छा पैसा बना पाओगे इसमें। तो बुल रन तो नहीं रहा, और जब बुल रन नहीं रहता है तो ग्रोथ इन्वेस्टिंग थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो बाय द वे आप यू कैन सब्सक्राइब टू माई मेंबरशिप। मैं रिसेंटली जो भी स्टॉक्स खरीद रहा हूँ वो प्रिडोमिनेंटली वैल्यू स्टॉक्स है। ग्रोथ स्टॉक्स मैंने 2024 में बहुत ज़्यादा खरीदे थे। 80% ऑफ द पोर्टफोलियो वाज ग्रोथ स्टॉक्स। मेरे को अभी 80% ऑफ द पोर्टफोलियो वैल्यू स्टॉक्स का बनाना है, तो दैट्स समथिंग व्हिच आई एम डूइंग। यू कैन सब्सक्राइब टू द मेंबरशिप ऑप्शन। द अदर थिंग इज कि ये जो भी मैं एनालिसिस या कमेंट्री दे रहा हूँ, आई एम रिफरिंग एन एक्सेल शीट विच नॉर्मली आई काइंड ऑफ फ्लोट ऑन द चैनल, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। दिस इज लेवल 1 एनालिसिस। यूज दैट एक्सेल शीट टू डू अ लेवल 2 एनालिसिस बाय योर सेल्फ। सो दिस इज नॉट रिकमेंडेशन। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। प्लीज डू योर ओन please do your own analysis and refer that sheet to kind of do a level 2 analysis. Thank you very much for your time. Take care. Bye bye.